नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी टेट के लिए ज्योग्राफी लेवल सेकंड सोशल साइंस का जो आपका पेपर होता है, उसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन आता है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वायुदाब पेटियां, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट बाय महेश सर। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता इसको फॉलो कीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। वायुदाब पेटियां, बेल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुदाब पेटियों को समझने से पहले हमें यह समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि वायुदाब आखिर होता क्या है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी पृथ्वी पर जो दाब लगता है, वायुदाब, ये होता क्या है, क्या होता है। पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को ही हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। देखो, समझते हैं हम, ये हमारी अर्थ है। यहां से हम एक लाइन खींचें बिल्कुल एटमॉस्फेयर तक, मंडल तक, यहां तक। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी लाइन खींच देते हैं हम यहां पर, तो ये क्या हो जाता है, एक स्तंभ हो जाता है, एक पिलर हो जाता है। अब इस पिलर के अंदर क्या है, एयर है, हवा है, वायु है। अब वायु में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो वायु में गैसेज होती है, वायु में क्या होती है, गैस होती है। गैसों का मिश्रण ही तो वायु है, तो गैसेज होती हैं भाई। और क्या होता है, और धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं या नहीं, तो धूल के कण हो गए। और जल वाष्प होती है, और क्या होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, पानी की भाप होती है जिसको जल वाष्प कहते हैं, तो यहाँ पर होती है जल वाष्प। ये सभी मिलकर हवा में एक भार बनाते हैं, वजन बनाते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं। अब इस सतह पर, पृथ्वी की ये वाली सतह जो इकाई यूनिट है, इकाई सतह है, इस पर इस हवा के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसी को हम वायुदाब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ये जो हवा होती है पृथ्वी की सतह के पास बहुत ज्यादा घनत्व होता है, इसका बहुत ज्यादा पास पास होती है, बहुत ज्यादा डेंस होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, इसकी डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो कम होता चला जाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर वायु का जो दाब है, उसको वायुदाब कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। समुद्र की तल पर ये वायु का जो दाब होता है वो होता है 1013.2 मिलीबार। 1013.2 मिलीबार समुद्र की सतह पर वायु का दाब होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वो समुद्र की सतह पर 1013.2 मिलीबार होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं मिलीबार क्या होता है। मिलीबार, जिसको जनरली हम एमबी से लिखते हैं, सामान्यतः एमबी से लिखा जाता है। मिलीबार वो यूनिट है जिसमें हम वायु दाब को मापते हैं, अर्थात वायु दाब को मापने के यूनिट को हम क्या कहते हैं, मिलीबार कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीबार कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायु का दाब होता है जिसको वायु दाब कहते हैं, वो 1013.2 होता है, और समुद्र की सतह पर सबसे ज्यादा वायु दाब पाया जाता है। और समुद्र की सतह पर ही वायु दाब को मेजर किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी भौतिक आकृतियां होती हैं, जैसे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, घने घने वन होते हैं। तो वहां पर ये वायु दाब है, ये डिफर करता है, अलग अलग आ सकता है। जबकि समुद्र की सतह होती है वो प्लेन होती है, पानी होता है, तो उसके ऊपर जो वायु दाब मापा जाता है वो हमेशा यूनिवर्सल आता है। तो जब भी हम वायुमंडल के दाब की बात करते हैं तो हमेशा समुद्र की सतह पर वायु दाब को मापा जाता है, और जो होता है 1013.2 मिलीग्राम, मिलीबार होता है, सॉरी। और मिलीबार इज द यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुदाब की इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं, मिलीबार कहते हैं। अब वायुदाब को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसमें होता है, एक तो हमारा पारद वायुदाब मापी होता है, दूसरा नीद्रव वायुदाब मापी होता है। पारद वायुदाब मापी को इंग्लिश में कहते हैं मर्करी बैरोमीटर, नीद्रव वायुदाब मापी को इंग्लिश में कहते हैं एनीरॉइड बैरोमीटर। ये दोनों ही
इंस्ट्रूमेंट है जिनके द्वारा हम वायु दाब का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई होगी। धरातल की अपेक्षा सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। यही बात की है कि जब भी हम बात करेंगे धरातल की अपेक्षा जो समुद्र की सतह है उस पर वायु दाब है वो सबसे ज्यादा होता है। 1 मिलीबार वर्ग 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। अर्थात 1 मिलीग्राम का 1 मिलीबार का मतलब होता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का हमारा एरिया है उस पर 1 ग्राम भार आता है, उसके बराबर 1 मिलीबार होता है। धरातल पर वायु का जो वितरण है वो असमान रूप से वितरित है, एक समान रूप से नहीं है। क्यों? धरातल पर बहुत सारी भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, बहुत सारे वन पाए जाते हैं, जिसके कारण धरातल पर वायु दाब का जो वितरण है वो असमान है। वायु दाब की जो पेटियां हैं जिनको हम बेल्ट्स कहते हैं, वायु दाब की जो पेटियां हैं जिनको हम बेल्ट्स कहते हैं, वो सबसे ज्यादा उन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो तापमान का होता है, और दूसरा होता है पृथ्वी की घूर्णन गति का इन पर प्रभाव देखने को मिलता है। स्थल तथा जल असमान वितरण के कारण वायुदाब पेटियों के वितरण में भी व्यवधान पड़ता है। अर्थात कहीं पर स्थल ज्यादा है, कहीं पर जल ज्यादा है, तो इसके कारण वायुदाब की जो पेटियां हैं इनके वितरण पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, व्यवधान डलता है। पृथ्वी के धरातल पर कुल मिलाकर 7 वायुदाब पेटियां हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के धरातल पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, तो कुल मिलाकर कितनी वायुदाब पेटियां? 7 वायुदाब की पेटियां हैं पृथ्वी के धरातल पर। अब हम बात करते हैं वायुदाब की जो पेटियां जो हमने 7 बताई थी वो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? तो 7 वायुदाब पेटी हैं वो अलग अलग हैं। उनको हमने जो बांटा गया है मुख्य रूप से वो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? हाँ, हालांकि वायुदाब की पेटियां वो 7 हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 ही हैं, क्योंकि दो दक्षिणी ध्रुव में पाई, एक दक्षिण ध्रुव में पाई जाती है तो एक उत्तरी ध्रुव में भी पाई जाती है। यानी एक दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, एक उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इस तरह से मिलाकर 4 वायुदाब की पेटियां हैं और कुल है 7। चलो हम एक एक बात करते हैं। अभी तो आप 4 प्रकार की वायुदाब पेटियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो वायुदाब की पेटी है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो बेल्ट है या ये जो वायुदाब की पेटी है, ये है हमारी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश पर, बिल्कुल बीचों बीच ये भूमध्य रेखा है। इससे ठीक 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यानी 0 से 5 डिग्री हम चले जाएं नॉर्थ में और 5 डिग्री चले जाएं साउथ में, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, ये पाई जाती है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है जिसको भूमध्य रेखीय निम्नदाब क्षेत्र कहते हैं, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, हवाओं की जो गति होती है वो बहुत स्लो होती है। हवाओं की गति होती है वो बहुत स्लो होती है और ये क्षेत्र शांत रहता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये क्षेत्र बहुत शांत रहता है, हवाएं इसमें ज्यादा स्पीड में फ्लो नहीं करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम शांत क्षेत्र कहते हैं, अथवा इसी क्षेत्र को हम डॉल ड्रम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कौन सा क्षेत्र है ये? इस क्षेत्र को हम डॉल ड्रम या शांत क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, बात आती है कि यहाँ पर हवाओं की जो स्पीड है वो कम क्यों होती है, हवाओं की चाल है वो कम क्यों होती है? तो यहाँ पर हवाओं की चाल कम होने का कारण है कि यहाँ पर सनरेज हैं वो लगभग वर्ष भर पूरी साल डायरेक्ट आती हैं, सीधी आती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है और हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हवाओं की जो गति है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर शांत एरिया देखने को मिलता है और इसको हम डॉल ड्रम पेटी भी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शांत क्षेत्र कौन सा है और डॉल ड्रम पेटी क्या है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, कई बुकों में आपको यह 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण देखने को मिलेगा, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो 5 डिग्री बताया है और बुक में 10 डिग्री दे रखा है। तो आप नोट्सों में या कहीं पर देखोगे तो 10 डिग्री तक, हाँ, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भी इनका विस्तार देखने को मिलता है।
अगली है हमारी, उसको हम कहते हैं उप उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य में क्या पाई जाती है, हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। द सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर यहां पर देखने को मिलता है। तो इस पेटी का जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में कहां से कहां तक है, 30 से 35 डिग्री के मध्य में। अच्छा, इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स टेल भी इसको कहा जाता है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, इसको हम हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस पेटी को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये आती है। पौराणिक काल में पहले व्यापारी लोग क्या करते थे, जब वो व्यापार करने जाते थे तो अपने साथ नावों में घोड़े ले जाते थे। अब इस जगह पर उच्च वायुदाब क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो नावें हैं उन व्यापारियों की वो डगमगाने लगती थी। जब उनकी नावें डगमगाने लगती थी तो वो क्या करते थे, उन नावों से उन घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। अब जब वो समुद्र में उन घोड़ों को फेंक देते थे तो नाव के अंदर वजन कम हो जाता था, जिससे वो नाव आसानी से पार हो जाती थी। इसलिए इनको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं या हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन सी पेटी को, द सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट, यानी उप उष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी है, इसको क्या कहते हैं हम, अश्व अक्षांश के नाम से भी जाते हैं। इस जगह पर शीतकालीन में यानी सर्दी में अगर हम 2 महीनों को छोड़ दें तो सारे साल यहाँ पर तापमान है वो हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब ज्यादा तापमान रहते हुए भी यहाँ पर क्या होता है भाई, उच्च वायुदाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वायुदाब है वो तापमान से संबंधित नहीं होता है। अगर तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो वायुदाब है वो तापमान से संबंधित नहीं होकर किससे है, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है। ये किससे है, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है यहाँ पर वायु का दाब है जो। तो इस पेटी का जो निर्माण होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर उठी हुई वायु के ठंडा होकर नीचे होने के कारण इसका निर्माण होता है। हाई प्रेशर बेल्ट का, उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण यहाँ पर होता है और इसको हम अश्वक्षांश भी कहते हैं। अब यहाँ पर हाई देखो, यहाँ अगर सर्दी के 2 महीने हम छोड़ दें, सर्दी के 2 महीने छोड़ दें तो लगभग साल भर यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ पर तो प्रेशर लो होना चाहिए था, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों है। यहाँ पर हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहाँ से कहाँ पर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम से ये हवाएं ऊपर की ओर उठती है, ठंड गर्म हवाएं होती हैं ऊपर जाती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये हवाएं जाती हैं। जब ये हवाएं लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचती हैं तो ये ठंडी होती हैं। ठंडी हवाएं होती हैं, उनका जो प्रेशर वायुदाब होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वायुदाब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ज्यादा वायुदाब हो जाने पर ये हवाएं, फिर ठंडी हवाएं वो नीचे की ओर अपतलित होती हैं और ये वापस कहाँ पर आती हैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र पर आती हैं और यहाँ पर आकर ये बैठ जाती हैं। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तीसरी हमारी जो वायुदाब पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसको कहते हैं द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो 60 से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये निम्न वायुदाब क्षेत्र कैसे बन गया। तो यहाँ पर जो निम्न वायुदाब क्षेत्र बना है वो बना है पृथ्वी के वक्र के कारण। पृथ्वी हमने कहा गोलाकार है, तो यहाँ पर पृथ्वी कैसी हो रही है, वक्राकार हो रही है, तो वक्र के कारण। इसके अलावा एक और रीजन है यहाँ पर कि पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो यहाँ पर एक बल जेनरेट होता है, एक बल लगता है और उस बल का नाम है कोरियोलिस फोर्स। उस कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं ये ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इस क्षेत्र से हवाएं ये आसमान में ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। एल का मतलब हो गया निम्न वायुदाब क्षेत्र, एल का मतलब हो गया निम्न वायुदाब क्षेत्र।
यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, तो H से हो रहा है उच्च वायुदाब क्षेत्र, H से यहाँ पर हो रहा है उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न दाब पर यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब, ये भी भूमध्य रेखीय निम्न दाब, ठीक है। अब यहाँ पर 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जिस वायुदाब पेटी का निर्माण होता है उसको अधो ध्रुव निम्न वायुदाब पेटी के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में जिसको कहा जाता है द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायु का जो दाब है वो कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी की जो घूर्णन गति है या भ्रमण गति है उसके कारण यहाँ पर हवा है वो फैल जाती है और यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो उपोष्ण कटिबंध में आने वाली हवाओं से टकरा कर ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। दो चीजें, एक तो हवाएं यहाँ ऊपर उठ जाती हैं और दूसरा है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन, और पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो यहाँ पर एक बल लगता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं और उसके कारण यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसको अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कहा जाता है। चौथी जो हमारी पेटी है वायुदाब की वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और इस पेटी का जो क्षेत्र है फैला हुआ है वो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो इस पेटी का जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये देखने को मिलता है। ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, जीरो और माइनस में यहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। अब हम बात करें, क्वेश्चन आता है कई बार कि पृथ्वी के धरातल पर कितनी कुल वायुदाब पेटियां हैं, तो कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। इनमें से 3 पेटियां वो तापजन्य यानी तापमान के कारण ये उत्पन्न होती हैं। अब 3 तापमान के कारण कौन कौन सी पेटियां हैं वो उत्पन्न होती हैं उनको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी पेटियां हैं जो ताप के कारण बनती हैं। 7 वायुदाब पेटियां समझो पहले और फिर समझते हैं हम तापजन्य और गतिजन्य। देखो, सबसे पहले 7 वायुदाब पेटी हैं, उनमें पहली है ये 1 नंबर 1 भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तीसरी है अधोध्रुव निम्न दाब पेटी, चौथी है उच्च दाब पेटी या जिसको ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के नाम से हम जानते हैं। तो ये 4 है मुख्य रूप से। अच्छा, इनमें से भूमध्य रेखीय पेटी है ये तो कॉमन हो गई दोनों में। फिर जैसे यहाँ तीसरे नंबर पर उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलती है, तो ये हो जाती है 5। अधोध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी है ये भी दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हो जाती है अब ये 6। और उच्च ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी है ये भी दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है, तो ये हो जाती है 7। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 वायुदाब पेटियां हैं। अब इनको मुख्य रूप से 4 में क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 जो वायुदाब पेटियां हैं वो तो उत्तरी गोलार्ध में भी देखने को मिलती हैं और दक्षिण गोलार्ध में भी देखने को मिलती हैं, तो 3 और 3 6 और एक हो जाती है भूमध्य रेखीय निम्नदाब क्षेत्र जिसको डोलरम कहते हैं, इसको मिलाकर हो जाती है 7। अब ये कहता है इनमें से 3 जो वायुदाब पेटियां हैं वो ताप के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको तापजन्य पेटी कहा जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तापजन्य पेटी। और बाकी की जो 4 पेटियां हैं वो गति के कारण आती हैं, इसलिए उनको गतिजन्य पेटी कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं तापजन्य पेटी कौन कौन सी है। देखो, पहली ये पेटी जिसको भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी कहते हैं, ये सूर्य के इंसोलेशन, सूर्य की विकिरणों के कारण यहाँ पर ज्यादा तापमान होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होती है, इसलिए इसको तापजन्य पेटी कहते हैं। दूसरी जो पेटी है वो है वही हमारी उच्च वायुदाब, यानी जिसको कह सकते हैं ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी एक और ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी ये दो, यानी दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी है ये भी तापजन्य है और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ये भी तापजन्य है। तो 3 तो हो जाती है तापजन्य पेटी। अच्छा, 4 होती है गतिजन्य वायुदाब पेटी। अब गतिजन्य कैसे होती है? क्योंकि यहां पर सूर्य मूव करता है, 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो जब सूर्य ऊपर नीचे मूव करता है तो उसी के कारण अधोध्रुवीय निम्नदाब वायु पेटू और उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटियां ये भी उस सूर्य की गति के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है
तो ये पेटियां उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। वायुदाब पेटियों का काम तो हमारे यहाँ तक हो जाता है, जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है वो तो यहाँ तक पूरी होती हैं। फिर इसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे देखो ये है हमारी भूमध्य रेखा, जिसको हम कहते हैं विस्पत रेखा, जिसको हम कहते हैं विस्पत रेखा। अब ये लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न दाब का क्षेत्र है, ये हम जानते हैं एल, लो प्रेशर को जनरेट कर रहा है, एल लो प्रेशर को दिखा रहा है। अब ये है उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, ये है हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च दाब का क्षेत्र है। ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ये भी उच्च दाब का क्षेत्र है। अब ऐसा ही ठीक दक्षिण में भी है, ये उच्च दाब का क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ये भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। अब हमें पता है कि जब हवाएं जो चलती हैं हमेशा वो हाई प्रेशर, एच का मतलब हो गया उच्च वायुदाब, हवाएं वो चलती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ये उच्च वायुदाब से हमेशा कहाँ चलती है, निम्न वायुदाब की तरफ ये हवाएं जाती है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, और भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र है वो 0 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पर ये हवाएं हैं, ये यहां से यानी कि 30 से 35 डिग्री जो हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है वहां से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ मूव करती हैं इस तरह से। अब ये हवाएं हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनको हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक ऐसा ही होता है दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं इस तरह से मूव करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं इस तरह से मूव कर रही हैं। अब यहां पर ये हमें आती हुई प्रतीत होती है दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से, इसलिए इनको हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। आगे चले अब ये हाई प्रेशर बेल्ट है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश में बीच में, और 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये लो प्रेशर बेल्ट आ जाती है, जिसको अधोध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी कहते हैं, जिसको अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है, निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर ये अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। अब हवाएं वही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएंगी, तो यहाँ पर जो हवाएं ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस तरह से जाती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस तरह से जाती हैं। तो यहाँ पर ये हवाएं, ये ऐसा लगता है हमें कि जैसे पश्चिम से आ रही होती हैं, इसलिए हम इनको पछुआ पवनें कहते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं भाई, पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछ भी लेता है कि अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवनें कहते हैं। भूमध्यरेखीय निम्न दाब वायु पेटी और उपोष्ण उच्च वायु पेटी की बीच में चलने वाली हवाओं को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। फिर ये लो प्रेशर है, और जैसे ही उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं हम, यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायु दाब देखने को मिलता है एच, तो यहाँ पर हवाएं वापिस उच्च प्रेशर से लो प्रेशर उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाने लगती हैं। तो ये हमने कुछ एक्सप्लेन किया वायुदाब पेटियों के, और वायुदाब पेटियों में हवाएं किस तरह से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से देखना है कि हवाएं किस तरह से ऐसे जाती हैं, और हवाएं सीधी नहीं आकर के, देखो इन हवाओं को जनरली आना तो ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये हवाएं ऐसे नहीं आती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ये अपने राइट में घूम जाती हैं दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं जो ऐसे जानी चाहिए थी ये अपने बाएं घूम जाती हैं। अर्थात ये हवाएं ऐसे क्यों घूमती हैं, कौन सा ऐसा प्रभाव है जो इनको, इन हवाएं को घुमाता है, तो यहाँ पर एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं घूमती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल निकलता है, बल उत्पन्न होता है, जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ना है और सीखना है, देखना है, और हवाएं क्यों घूमती हैं, कौन कौन से इन पर प्रभाव पड़ते हैं, हवाएं यहाँ किस तरह से सेल बनाती हैं, क्योंकि हवाएं जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद ये वापस आ जाती है इस तरह से कोस्ट बनाती हैं। यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उठती हैं और ये वापस आ जाती हैं, यहाँ पर एक कोस्ट बनाती है, यहाँ से ये हवाएं फिर ऐसे उठती हैं और यहाँ पर भी एक कोस्ट बनाती है। तो ये किस तरह से ये कोस्ट बनती है, जिनको वायु कोस्ट कहते हैं, जैसे फेरल, हेडले, पोलर कोस्ट, ये क्यों बनते हैं, अगर इन सभी चीजों के बारे में आपको देखना है तो प्लीज हमारे चैनल पर हमने क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जिसमें वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली है, उसकी 3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। उन वीडियो को देखें, आपको सारी की सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगी कि वायुमंडल में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं आपके सी टेट के पेपर के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। आपसे हम जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी हमारी ओशियन करंट से रिलेटेड, अर्थात समुद्री धाराओं से। धन्यवाद आप सबका।